हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 18 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको ही पता होगा कि ये जो हमारी वीडियोज आई हैं कुछ लेट आई हैं, बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज कुछ काम आ गए थे एंड ये काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। दैट्स वाई ये जो वीडियोज आने में थोड़ा सा डिले हुआ, बट आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट टू द डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक डेली मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं। आज एक बेहद ही शानदार कोट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप देख सकते हो, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मोटिवेशनल है। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी करना है आप ही को करना है, जितना आगे बढ़ना है आप ही को बढ़ना है, आप ही वो हो जो अपने लाइफ को सुधार सकते हो। कोई दूसरा आपको सुधारने के लिए नहीं आएगा। अगर आपको मोटिवेशन की कमी है तो वो मोटिवेशन भी आप ही लाओगे और आप ही अपने लाइफ को डिजाइन करोगे। और जितनी एनर्जी आप अपने अंदर ला सकते हो उतनी ज्यादा एनर्जी प्रकृति आपको मदद करती है आपको आगे बढ़ने में एंड आपको सफलता दिलाने में। इसलिए डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको रुके रहना है, क्या आपको अपनी समस्याओं से ढके रहना है, या फिर समस्याओं के ढक्कन को हटाना है और आगे बढ़कर कुछ बनकर दिखाना है। इस बात को आप सोचो और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या आप तैयार हो आगे की चुनौतियों को झेलने के लिए। तो प्रकृति भी आपके लिए तैयार है सुनहरे मौके देने के लिए। तो अगर आपको मंजूर है तो प्रकृति आपको देने के लिए भी राजी है। सो इसी कोट के साथ आपको याद रखना है, हम सबों को याद रखना है कि जो भी करना है हमें करना है। बुराई के रास्ते पर हम ही जाएंगे, अच्छाई के रास्ते पर हम ही जाएंगे। चूज क्या करना है वो हम ही करेंगे, कोई दूसरा हमें ये बताने वाली नहीं है। बिकॉज सबको दिमाग दी गई है, सोच दी गई है। इस सोच और इस विचार के साथ आप फैसला लो क्या सही है क्या गलत, एंड क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा है उसको पालन करना है, कैसे फुलफिल करना है, ये आप डिसाइड करो। क्योंकि आपसे बेहतर डिसाइड करने वाला कोई हो नहीं सकता। आप अपनी कमजोरियां जानते हो, आप अपनी मजबूतियां जानते हो, एंड अपने कमजोरियां और अपनी मजबूतियों को बैलेंस में लेकर आपको एक प्लान बनाना है, उस प्लान पर ऑपरेट करना है और आगे बढ़ते रहना है। हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन। सो फ्रेंड्स, आज के इस कोट के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने डेली आर्टिकल की। तो बेसिकली पहला आर्टिकल आपका बीआरएसआर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो बीआरएसआर डिस्क्लोजर पाथवे टू ग्रीन कंपनीज, यानी कि ये आपका सर्टेन पैरामीटर्स है जो कंपनीज को बताती हैं कि आपको ये पैरामीटर्स में ये रिपोर्टिंग करनी है, किस वे में करनी है, ये सब आपका बीआरएसआर बताता है। हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको आप फिकी भी कहते हो, इन्होंने साइड इवेंट ग्लासगो में जो हो रहे थे उसी का साइड इवेंट में ऑर्गेनाइज किया था। और बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन एम था टू डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, कि किस प्रकार से ये जो आपका बीआरएसआर रिपोर्ट है वो भारत में जो क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी समस्या है उसको मिटिगेट, उसको कम करने के लिए कैसे मदद कर सकता है। तो क्या है ये आपका बीआरएसआर? तो बीआरएसआर आपका स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम है, फॉर्मेट है, जो कंपनीज के द्वारा बेसिकली प्रिपेयर की जाती हैं। और ये लॉन्च की गई थी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में। आप इसको बेसिक ऐसे समझो कि बेसिकली मैंने जो एक डायग्राम निकाला, ये है आपका बीआरएसआर रिपोर्टिंग। इसमें बताया जाता है कि हाँ आपका किस वे में फॉर्मेट बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो डिस्क्लोजर क्या क्या करने हैं। तो डिस्क्लोजर जो करने हैं बीआरएसआर के अंतर्गत, सेक्शन ए के अंतर्गत जनरल डिस्क्लोजर करना है, सेक्शन बी के अंतर्गत मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर करना है, एंड सेक्शन सी के तहत आपका प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर करना है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से फॉर्मेट दे दिया गया है कि जो कंपनीज होंगी उनको इस फॉर्मेट में अपना जो भी रिपोर्टिंग करना होता है वो इस फॉर्मेट में करेंगे,
तभी जाके यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। तो होप आपको ये BRSR के बेसिक के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो बेसिकली ये जो BRSR है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसलाइन प्रोवाइड करती है जिसके तहत कंपैरिजन किया जा सकता है बिटवीन द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस गोल जो कंपनीज को पालन करना है एंड जो कंपनीज एक्चुअल में पालन कर रही है एंड among the different sector as well। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है तो कोई कंपनी एनवायरमेंटल गोल्स को कितने अच्छे से फॉलो अप कर रही है या फिर सोशल पैरामीटर्स को कितने अच्छे से फॉलो कर रही है, ये सब आपका इस रिपोर्टिंग में मेंशन करना होगा इसी फॉर्मेट में। एंड ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, बिकॉज आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, तो क्या हो गई ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है एंड ये वॉलेंटरी रिपोर्ट की जाती है बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉन फाइनेंशियल। तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, वॉलेंटरी आपका रिपोर्ट करी जाती है और ज्यादातर ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही रिपोर्ट करती है, छोटी कंपनियां बेसिकली रिपोर्ट नहीं कर पाती बिकॉज टाइम और इसके लिए आपका मैनेजमेंट की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई वो इग्नोर करते हैं। और आप देख सकते हो ये जो आपका रिपोर्टिंग है ये 3 एस्पिरेशंस के आधार पर फ्रेम किया जाता है। पहली बात तो एडॉप्शन एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, इस आधार पर कि किस वे में जो है हम क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसको हम एडॉप्ट करेंगे एंड उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करेंगे। तो ये सब ग्राउंड पर आपका फॉर्मेटिंग की जाती है एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपका सोशल सेक्टर आ गया एंड ट्रांजिशनिंग टू ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो ये 3 इंस्पिरेशन है, मुख्य बिंदु जिस आधार पर ये आपका जो BRSR रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है कंपनीज के द्वारा। एंड आप देख सकते हो एट प्रेजेंट टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज या फिर कंपनीज कह सकते हो एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन्होंने या उनको वॉलेंटरी डिस्क्लोज करना होता है जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है इस डिस्क्लोजर के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड्स जो सेबी ने सेट कर रखी है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। एंड अन्य सिमिलर ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यस, ग्लोबल लेवल पर वी हैव द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एंड we have the sustainability accounting standards board, we have the task force on climate related financial disclosure। तो ये सब ग्लोबल लेवल पर है एंड नेशनल लेवल पर जो सेबी ने आपका लॉन्च किया है BRSR। तो बेनिफिट यही होगा कि हम अभी डिस्कस करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, यानी कि जो भी कंपनीज हैं अगर उनको ये एनवायरमेंटल सोशल सब डिस्क्लोजर करनी है तो सारी कंपनियां यूनिफॉर्म फॉर्मेट में डिस्क्लोज करेंगी, तब जाके इसका एनालिसिस डाटा एक्सट्रैक्शन आसानी से किया जा सकेगा, तभी जाके इम्पैक्ट एनालाइज की जा सकेंगी कि कंपनीज कितनी बेहतर कर रही हैं सोशल सेक्टर में, एनवायरमेंटल सेक्टर में। अदरवाइज क्या होता है, 5 कंपनी जब 5 अपने अपने फॉर्मेट में बना के सबमिट कर रहे हैं तो जो एनालिसिस है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। एंड वही मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इट विल प्रोवाइड मच नीडेड यूनिफॉर्मिटी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आपका जो इनपुट लिया जाता है टू डिस्क्लोज दिस रिपोर्ट वो आपका इन अकॉर्डेंस होता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, जैसे अभी हमने डिस्कस किया GRI, SSB एक्सेट्रा। एंड जो हमारा क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स है जो हमने कमिट कर रखा है अपने कार्बन डाइऑक्साइड या फिर GHG इमिशन को कम करने के लिए, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, उस कमिटमेंट को भी स्ट्रेंथन करेगा एंड डीकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया को एक्सेलरेट करेगा। डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हटाने की प्रक्रिया को हम डीकार्बोनाइजेशन कहते हैं एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करेगा बिजनेसेस के लिए। तो ये कुछ हमने बेनिफिट देखे। बेनिफिट आपको याद रखने, क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स को फुलफिल करने में मदद करेगा, इट विल एक्सेलरेट द डीकार्बोनाइजेशन, इट विल अट्रैक्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट एज वेल। एंड आपका अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक है, आपका इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इसके अंतर्गत कवर होगा। एंड आपको ये बड़ा टैग याद रखना है कि सेबी ने ये जो आपका BRSR डिस्क्लोजर पाथवे लेकर आया है, ये कहीं ना कहीं कंपनीज को एक फॉर्मेट प्रदान करती है कि आपको इस फॉर्मेट में अपने रिपोर्ट मेंशन करने हैं सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ सके। एंड जो सिग्निफिकेंस है ये याद रखना है आपको, सिग्निफिकेंस, क्योंकि कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो वी हैव डिस्कस द आर्टिकल नंबर 1। दूसरा आर्टिकल बेसिकली आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिया
का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेस एंड साइंस में वहां से है आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है और इंडिया का चूंकि मिशन है ये, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? ये जो आपका चंद्रयान 2 ऑर्बिटर था जो लॉन्च की गई थी, आपने भी सुना होगा, हम लोग ने रात भर बैठ के कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 के मिशन के सक्सेसफुल के टीवी पर देखा था, लेकिन जो आपका लैंडर था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया था। तो ये जो आपका चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है जो मंगल ग्रह पर ऑर्बिट कर रहा है, एंड दूसरा जो नासा का लूनर रिकन्सेंस ऑर्बिटर है, दोनों टकराने की स्थिति में आ गए थे। यानी कि ये कैसे संभव है? फॉर एग्जांपल ये आपका मार्स है और ये आपका हमारा जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है, ये अपना इधर रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अब नासा का ऑर्बिटर भी मौजूद है वहां पर जो मार्स के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो नासाज लूनर रिकन्सेंस ऑर्बिटर, तो देख सकते हो ये लेट से कि नासा का है। तब एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये दोनों जो है टकरा जाए, क्योंकि दोनों एक ही सिमिलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कॉमन है हमारे अर्थ में जो भी सैटेलाइट है वो कॉमन है, सैटेलाइट टकरा जाते हैं। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसरो ने कमाल दिखाया है। क्या कमाल दिखाया है? उन्होंने मैन्यूवरिंग कर दी। मैन्यूवरिंग करने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना पाथवे चेंज किया। इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के पाथवे को थोड़ा सा चेंज किया सो दैट जो टकराव न हो सके। तो इसी को हम कहते हैं कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर। जब हम पाथवे चेंज करते हैं सो दैट हम कॉलिजन को अवॉइड कर सके, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर। एंड ये आपका परफॉर्म किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जब डाटा निकल कर आई कि ये दोनों जो हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आ गए हैं, लगभग 3 किलोमीटर की ही दूरी पर ये दोनों मौजूद हो गए थे अराउंड द लूनर नॉर्थ पोल, एंड पॉसिबल कॉलिजन्स की टेंशंस बढ़ गए थे कि भाई साहब अब तो हम टकरा के ही छोड़ेंगे, अब हम चुप नहीं बैठ सकते, दोनों में टकराना है। तो ये दोनों जो ऑर्बिटर है वो दिमाग में सोचने लगे, लेकिन इसरो ने ये चिंता खत्म की मैन्यूवरिंग परफॉर्मिंग करके। एंड जैसा कि मैंने बताया सैटेलाइट्स के लिए कॉमन है, जो अर्थ में ऑर्बिट करते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते रहते हैं हमारे अर्थ में, तो वो कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर किया ही जाता है। नहीं तो पता चला कि सैटेलाइट एक दूसरे से टकराने लगे, जैसे आपका गाड़ी होता है जो रोड पर चलती है, अब इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो टकराना संभव हो जाता है। एंड चलो रोड पर तो टकरा जाती हैं, लेकिन स्पेस में टकराने के बाद बहुत सारा नुकसान हो सकता है, सैटेलाइट क्रैश हो सकती है, कम्युनिकेशन क्रैश हो सकती है, इसलिए वहां पर ऑप्शन रहता है कि मैन्यूवर किया जा सके। सो टाइमली बेसिस पे अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स के लिए मैन्यूवरिंग की जाती है। तो इट इज कॉमन फॉर द सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट दैट अंडरगोज CAM सो दैट कॉलिजन रिस्क को मिटिगेट किया जा सके टू द स्पेस ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पेस डेब्रिस, ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट। तो ये सब टकराने से बचे, नहीं तो पता चला सारा सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। लेकिन एक बात अनोखी ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आपका दूसरे ग्रह पर जो हमने अपने सैटेलाइट या ऑर्बिटर भेजे हैं वहां पर टकराने की न्यूज आ रही है, क्योंकि वहां पर उतनी ज्यादा सैटेलाइट है नहीं कि टकरा जाए, लेकिन फिर भी वहां पर सैटेलाइट टकराने की बात आई है। दैट इज द फर्स्ट टाइम जो देखने को मिला है। एंड चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो ये जो चंद्रयान 2 मिशन है आपको ही पता है अगस्त 2019 में लॉन्च की गई थी। हम लोगों ने ताक लगाकर एकदम 2 बजे रात तक देखा था कि एकदम आज तो लैंडर विक्रम लैंड ही कर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टीज आने के कारण ऑर्बिटर तो अपने ऑर्बिट में पहले ही पहुंच गया था, लेकिन लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया। एंड कहीं ना कहीं जो हमारा विक्रम है जो रोवर था वो अपने सतह पर नहीं उतर पाया। तो इस मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम कि जो मून का एरियाज है, जैसे आपका मून है तो मून का एटमॉस्फेयर है ना, तो मून के एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड कर सके, स्टडी कर सके, जिसमें आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है मून का, हमारा अर्थ का भी एक्सोस्फेयर है आपको ही पता है, सरफेस को भी स्टडी कर सके, सब सरफेस जो है मून का उसको भी स्टडी कर सके इन ए सिंगल मिशन। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था। एंड चंद्रयान 2 के बेसिकली कंपोनेंट की बात करें तो ऑर्बिटर था, लैंडर था, लैंडर का नाम विक्रम था, एंड रोवर का नाम प्रज्ञान था। और बेसिक एम वही था कि जो अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल है, बिकॉज साउथ पोल जो है उसको एसेस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इवन जो हम अर्थ से साउथ पोल को
देख नहीं सकते। ये एक विडंबना है। दैट्स वाई इतना ज्यादा फोकस किया जाता है साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का। एंड दो मिशन स्पेसक्राफ्ट फेल्ड इट्स सॉफ्ट लैंडिंग, जैसा कि मैंने बताया ये जो आपका रोवर है प्रज्ञान वो लैंडिंग नहीं कर सका मून सरफेस के ऊपर, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर था जो कहीं ना कहीं इस मिशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये सक्सेसफुली अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं अबाउट द मून टिल डेट। एंड जो आपका ये है लूनर रिकन्सेंस ऑर्बिटर, ये नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है एंड ये जो मून को ऑर्बिट कर रहा है इन एन एसेंट्रिक पोलर मैपिंग ऑर्बिट, तो ये याद रख सकते हो आप। एंड ये जो रिलेटेड टर्म है, ये रिलेटेड टर्म आपको याद रखनी है क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केसलर सिंड्रोम, तो केसलर सिंड्रोम की बात करें तो ऐसा लगेगा कि ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है। केसलर सिंड्रोम हेल्थ से रिलेटेड इश्यू नहीं है, ये आपका स्पेस से रिलेटेड इश्यू है। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर लेट्स से कि दो ऑब्जेक्ट है, अब दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इतनी ज्यादा है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखी गई है। लेट्स से कि ये आपका अर्थ है, अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा डेंसली है। अब इतनी ज्यादा डेंस है कि अगर दोनों के बीच में कोलिजन होता है तो विध्वंस जैसी स्थिति आ जाएगी। टकराने के कारण क्या होगा कि लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए, अब दूसरा जो है तीसरा से टकराने लगेगा, सीरीज ऑफ कोलिजन होने लगेंगे, इसी को कहते हैं कैस्केड ऑफ कोलिजन। एंड ईच कोलिजन स्पेस डेब्रिस जनरेट करेगा एंड फर्दर कोलिजन होने के चांसेस बढ़ा देगा। तो ये है आपका रिलेटेड टर्म। केसलर सिंड्रोम के बारे में आपको जानना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बात एक ध्यान रखना है आपको कि ये जो नासा का लूनर रिकन्सेंस ऑर्बिटर है ये हमारे मून को बेसिकली ऑर्बिट करता है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखनी है दोनों चंद्रयान 2 ऑर्बिटर एंड जो आपका नासा का लूनर रिकन्सेंस ऑर्बिटर दोनों आपका मून को ऑर्बिट कर रही है। मैंने शायद मार्स बोल दिया होगा गलती से, तो मार्स नहीं मून की बात हो रही थी। सो होप ये इश्यू क्लियर हो गई होंगी, आपने केसलर सिंड्रोम के बारे में अच्छे से जाना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए। एंड जो ग्लासगो मीटिंग हुई उसके जो आउटकम हुए वहां से ये सब कंपोनेंट निकल कर आ रहे हैं। ये जो UNFCCC जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी के अंतर्गत आपको ही पता है COP26 ऑर्गेनाइज की गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां से ये सब आउटकम आ रहे हैं। तो अब आपका आता है ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो GFANZ। तो बेसिकली ये जो आपका ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो बेसिकली अलायंस है, और ये ओरिजिनली अगर देखा जाए तो अप्रैल 2021 को अनेबल किया गया था। और ये अलायंस है क्या, ये फोरम होगा लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वैसे इंस्टीट्यूशन कंपनी जो फाइनेंशियल मैटर को डील करते हैं, तो उनके लिए फोरम होगा जो मदद करेगा कि किस प्रकार से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक्सेलरेट कर सके अपने आप को फॉरवर्ड कर सके कि ये नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी अचीव कर सके, उस टारगेट को अचीव करने में ट्रांजिट कर सके। कैसे? डिकार्बोनाइजेशन की मदद से ऑन द लाइंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। एंड अब ये लॉन्च किया गया है, तो अनवील की गई थी अप्रैल 2021 में ही। तो न्यूज अब आई है इसीलिए बिकॉज इसे अब लॉन्च कर दी गई है बाय द UN स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस along with UNFCCC क्लाइमेट एक्शन चैंपियंस एंड द COP26 प्रेसिडेंसी। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेट जीरो की अगर हम बात करें तो बेसिकली बाय 2050 यानी कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन हमें हासिल करना है। व्हाट डू मीन बाय नेट जीरो एमिशन, हमने आपको बताया भी था। इसके तहत लेट्स से कि अगर हम 100 टन इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ग्रीन हाउस गैस को, तो हम 100 टन सिंक भी करवा ले। तरीका कुछ भी हो सकता है, मतलब एफोरेस्टेशन के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर आपका वेरियस टेक्नोलॉजी जो लाई जा रही है वो भी एक तरीका हो सकता है। सो होप आपको ये नेट जीरो टर्म समझ में आई होगी। एंड ये जो टारगेट है बेसिकली इट इज इन लाइन, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रेस टू जीरो कैंपेन ऑफ UN, यानी कि जो आपका UN एक कैंपेन चला रहा है दैट इज जीरो कैंपेन ऑफ UN।
और उसी के इन अकॉर्डेंस है ये। एंड इसमें आपका नॉन स्टेट एक्टर्स को इंक्लूड करता है। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट है, जैसे कंपनी हो गई, सिटीज हो गई, रीजन्स हो गई, फाइनेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये रिगरस एंड इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं सो दैट ग्लोबल इमिशन को हाफ यानी कि आधा किया जा सके, 50% किया जा सके बाय 2030। तो आप हमें बताओ कि जिस प्रकार से कंटिन्यू या फिर स्थिति चल रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो एक्शन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो सफिशिएंट है कि वो बाय 2030 हाफ कर दे ग्लोबल इमिशन को। एंड जो मेंबर्स हैं अंडर द GFANZ, इसमें आपके कौन कौन से आ गए? एक तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस आ गए, नेट जीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव आ गए, नेट जीरो एसेट ऑनर्स अलायंस हो गया, नेट जीरो इंश्योरेंस अलायंस हो गया। तो इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी शामिल है, एसेट ऑनर्स वाले भी शामिल है, आपके एसेट मैनेजर्स वाले भी शामिल है, बैंकिंग अलायंस सब शामिल है। तो यही सब तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। नेट जीरो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अलायंस, ये सब शामिल है आपके। एंड जब हम बात करते हैं नेट जीरो बैंकिंग अलायंस की, तो ये जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है, इसे होस्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव के द्वारा। एंड ये न्यूवेस्ट नेट जीरो अलायंस है आपका। एंड अन्य नेट जीरो अलायंस की बात करें तो इसमें आपका नेट जीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव आ जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वीन्ड नेट जीरो एसेट ऑनर अलायंस, ये सब आ जाते हैं। लेकिन इतने आलतू फालतू डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज की दिशा में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में ये सब चीजें हो रही हैं, सो दैट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में आराम से लिख सको। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेट जीरो, ये जरूर याद रखनी है। एंड इससे पहले 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लॉन्च किया था अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल्स को, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग। और इसके तहत क्या है कि जो बैंक्स है उन्होंने सहसम्मति जताई थी कि वो वर्क करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, सो दैट इनकरेज किया जा सके सस्टेनेबल प्रैक्टिस को। सस्टेनेबल प्रैक्टिस यानी कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया, ऐसे ऐसे मेथोडोलॉजी, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिसके तहत आपका जो बैंकिंग में जो आपका सारा सिस्टम वर्क करता है वो मोर सस्टेनेबल हो एंड इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एंड टू अलाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी टू UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजी को ऐसे अलाइन किया जाए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में फोकस्ड हो। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4, एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स गोज अप, यानी कि एनरोलमेंट तो बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन चिल्ड्रेन प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे हैं। ये आपका एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन ASER रिपोर्ट 2021 कह रहा है, जो कि एक रियल बात है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि अब प्राइवेट ट्यूशन में लोगों को, बच्चों को भेजना ज्यादा अनिवार्य लग रहा है, बिकॉज ऐसा माहौल टाइप का बन गया है जहां पर जो एजुकेशन है, अगर आपको मार्क्स लेनी है या जो भी करनी है तो आप जो है कोचिंग ज्वाइन करो, प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करो। एंड आप भी ऑब्जर्व करते होगे, इसके कारण एक निगेटिव बात जो आप ऑब्जर्व करते होगे कि बच्चों के अंदर जो खुद से पढ़ने की जो क्षमता विकसित होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने लगी है प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत करने वाली बात है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट खोज कर, छानबीन कर पढ़ेंगे नहीं तो उनकी जो क्षमता है टू एक्सट्रैक्ट आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वास्ट इंफॉर्मेशन वो नहीं डेवलप होगी, जो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, सोशल सेक्टर का टॉपिक है, इश्यूज रिलेटेड टू सोशल सेक्टर, जिसमें चिल्ड्रन, बच्चे, वल्नरेबल सेक्शंस ये सब आ जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप 16th एडिशन जो ASER की रिपोर्ट आई है, यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। कौन रिलीज करता है? प्रथम NGO, प्रथम फाउंडेशन जिसको कहते हैं। और ये जो रिपोर्ट लाई गई है, इट कवर्स द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 5 and 16। क्या की हाईलाइट है? की हाईलाइट को तो मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए ही की हाईलाइट आपको याद रखनी है, क्योंकि बार बार एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से उखाड़कर आपको चिपकाना है। तो जो चिल्ड्रंस एनरोलमेंट है, आप देख सकते हो चिल्ड्रंस एनरोलमेंट, तो एक सक्सेसफुल बात तो हुई है कि एनरोलमेंट जो है, यानी कि एनरोलमेंट मतलब दाखिला, जो बच्चे को दाखिल किया जाता है स्कूल्स में उन्हीं को हम एनरोलमेंट कहते हैं। तो एनरोलमेंट जो है, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, उसमें शिफ्ट देखने को मिला है
फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल। तो ये आप देख सकते हो एक ट्रेंड देखने को मिला चिल्ड्रन के एनरोलमेंट में कि जो आपका एनरोलमेंट है चाहे वो गर्ल्स की हो बॉयज की हो वो प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ एनरोल हो रहे हैं। एंड यहाँ पर एक डाटा है आप देख सकते हो 70.3% ऑफ चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल हुए 2021 की बात कर रहे हैं। एंड 2020 की बात करें तो आपका 65.8% चिल्ड्रन ने एनरोल किया था गवर्नमेंट स्कूल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपका प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल्स में। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि काफी ज्यादा कॉस्टली हो रहे होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप भी देखते होगे कोई भी कोचिंग करते होगे तो कितनी ज्यादा कॉस्ट पड़ती है प्राइवेट कोचिंग करने के लिए। एंड देख सकते हो पेड ट्यूशन क्लासेस यानी कि जो ट्यूशन क्लासेस की जाती है उसके लिए हम पे करते हैं तो इसमें भी एसटीडी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है जो बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो चिल्ड्रन है जो ट्यूशन ले रहे हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये जो बढ़ोतरी है वो दोनों चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए देखने को मिल रहा है। इन ऑल द क्लासेस देखने को मिल रहा है। एंड चाहे वो कोई भी स्कूल टाइप हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल टाइप हो या फिर आपका प्राइवेट हो वो सब में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है एज वेल एज अक्रॉस द स्टेट। बट केरला को छोड़ दो क्योंकि केरला आपको पता है एक्सेप्शन है एजुकेशन में। एंड लार्जेस्ट इंक्रीज जो देखा गया वो उन चिल्ड्रन में देखा गया जो मोस्ट डिसएडवांटेज हाउस होल्ड थे। आपको ही पता है मोस्ट डिसएडवांटेज हाउस होल्ड तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है क्योंकि जो मोस्ट डिसएडवांटेज हाउस होल्ड थे अब वो भी कहीं ना कहीं ट्यूशन क्लास ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके एजुकेशन में बेहतरी देखने को मिलेगी। और एजुकेशन डिजिटल होने के बाद आप समझ सकते हो कि एसेसिबिलिटी बढ़ गई। तो हो सकता है ये अब जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं वो भी एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम हो रहे होंगे। तो डिजिटल एजुकेशन का एक तो बेनिफिट है। तो चलो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सही सही लेकिन एजुकेशन वो प्राप्त कर रहे हैं जो उनको रिक्वायर्ड है। एंड अन्य क्या स्टेटस की बात करें तो स्मार्टफोन डिजिटल एंड लॉकडाउन के बाद तो आपको ही पता है सारा का सारा एजुकेशन ऑनलाइन हो गया था। तो अगर हम बात करें स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी तो लगभग डबल हुई 68%। लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व करो ओनली अ क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रेन इवन इन होम्स हैविंग द स्मार्टफोन। ये इतना ही एक्सेस कर पाए जब भी इनको जरूरत पड़ी यानी कि स्मार्टफोन की संख्या डबल हुई 68%। लेकिन जब ट्यूशन या फिर जो एजुकेशन एक्सेस करने की बात हो ओनली 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ इट। एंड दूसरा एक्सेस टू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स के बारे में बात करें तो देख सकते हो 92% ऑफ द चिल्ड्रेन इनके पास टेक्स्ट बुक्स तो थे उनके क्लास के। लेकिन अगर हम बात करें लर्निंग रिसोर्सेस जो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज की अगर हम बात करें जैसे लाइव क्लास हो गया व्हाट्सएप पर कुछ रिसोर्सेज शेयर की जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो वहाँ की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ओनली 1/3 of the children had the access to any other learning resources like the live classes because लॉकडाउन के बाद तो सारे क्लासेस लाइव हो गए थे। तो यहाँ से ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो शोज दैट 2020 एंड 2021 में आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिन्होंने एनरोल नहीं किया स्कूल्स में उसकी संख्या बढ़ी है स्पेशली अमंग द बॉयज। तो इसका क्या कारण है आप हमें कमेंट सेक्शन में 2-3 कारण बता सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है तो 2020 की स्टेटस क्योंकि अभी 2020 खत्म होने वाली है तो 2020-2021 इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु नॉट इनरोल्ड इन द स्कूल्स स्पेशली द बॉयज। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस एंड उसके रिपोर्ट है यहाँ पर आप समझ सकते हो कि फाइंडिंग देख लो। हालांकि जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको डिस्कस कर लिया है। सो फ्रॉम दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल सेबी अनेबल्स इन्वेस्टर्स चार्टर। ये जो चार्टर आपने सिटीजन चार्टर देखा होगा इन्वेस्टर चार्टर देखा होगा पब्लिक चार्टर जो भी ये देखा होगा इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि बेसिकली एग्जाम्पल यहाँ इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर चार्टर का मतलब क्या है कि क्या अधिकार इन्वेस्टर्स को होंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टर्स को होंगे
ये सब बताए जाते हैं चार्टर में। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसका भी चार्टर होता है, तो बोला जाता है कि आप हमारे कंपनी को ज्वाइन करिए तो ये सुविधाएं होंगी, वो सुविधाएं होंगी। या फिर कोई कस्टमर के रूप में जाता है तो ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, आपको 24/7 वाईफाई दिया जाएगा, कोई भी कंप्लेन होगा तुरंत सॉल्व कर लिया जाएगा। ये सब चार्टर में बताई जाती है, सो दैट जो कस्टमर हो बिफोर ज्वाइनिंग दैट प्रॉपर क्लैरिटी उनको आ सके कि हाँ हमें इसे चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो उनके चार्टर से या फिर कंपनी के चार्टर से निकल कर आ रही है। तो ये जो आपका इन्वेस्टर चार्टर सेबी ने अनेबल किया है, इसका विजन क्या है? तो बेसिकली जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स की उसको प्रोटेक्ट कर सके। कैसे? तो उनको एक तरीका प्रोवाइड किया जा सके, उनको इनेबल किया जा सके कि वो समझे, क्या समझे, जो भी रिस्क है इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट सेक्टर उनको समझे एंड समझ कर वो इन्वेस्ट करे फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर मार्केट में। अदरवाइज आपको पता है ये जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है काफी ज्यादा एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसीलिए इसमें फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, अगर अदरवाइज पैसे लॉस्ट हो जाते हैं। एंड बजट 2021 में प्रपोज किया गया इन्वेस्टर्स चार्टर को, और इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि कैसे हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द मिस सेलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो भी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं। एंड ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं इसमें और ज़्यादा महत्वता जुड़ी, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स वो बढ़ा है। देख सकते हो आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में 40.2 मिलियन से बढ़ा है आपका रिटेल इन्वेस्टर। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़ेंगे तो चार्टर अगर अच्छे से फॉलो होती है तो कहीं ना कहीं जो आपका मार्केट है वो और ज़्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा। एंड जब इम्पोर्टेंट तो आपका ये है वैसे कि चार्टर बेसिकली क्या क्या आउटलाइन करती है, तो मैंने आपको बताया राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इन्वेस्टर। जब हम बात करते हैं राइट्स की तो इसके तहत बेसिकली जो इन्वेस्टर है उनको फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे होता है ना बैंक है, बैंक में अगर आप जाओगे तो कस्टमर चाहे कोई भी हो आपको जो बैंक है वो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगी, उसी प्रकार का यहाँ पर भी चार्टर में बातें कही जाती है। तो गेटिंग फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, एक्सपेक्टिंग टाइमली रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, कि अगर कोई इन्वेस्टर के पास समस्याएं आई है तो उसका टाइमली रिड्रेसल हो सके, ठीक है, विच हैज बीन फाइल्ड इन द स्कोर्स पोर्टल। एंड स्कोर्स पोर्टल की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन की गई है कि इन्वेस्टर्स को मदद करे टू लॉज देयर कंप्लेंट, कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपने कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, और किसके साथ दर्ज करा सकते हैं? सेबी के साथ दर्ज करा सकते हैं अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज, बिकॉज जो इन्वेस्टर होते हैं इन्हीं सब में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लिस्टेड कंपनी जो या फिर इंटरमीडियरी जो, इन सब के खिलाफ अगर कंप्लेन आती है तो स्कोर पोर्टल्स पर सोल्व किया जा सके। स्कोर पोर्टल याद रखने आपको सेबी का है एंड ये आपका इन्वेस्टर्स को मदद करते हैं कि अगर कोई आपका इश्यू आया है तो उस इश्यू को निपटा जा सके एंड इन्वेस्टर्स को राहत दी जा सके, बिकॉज इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के बराबर है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टर्स की? बिकॉज दिस चार्टर इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स एज वेल। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है देख सकते हो, डीलिंग विद सेबी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो सेबी रिकॉग्नाइज संस्थाएं हैं, कंपनीज है, या फिर सेबी रजिस्टर्ड या फिर सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज है, उन्हीं के लिए आपका चार्टर है। पहली बात तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो आपके इन्वेस्टर्स है उनको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स टाइमली बेसिस पे अपडेट करते रहने चाहिए, जिसको हम केवाईसी भी कहते हैं। इन केस ऑफ एनी चेंज एंड इंश्योरिंग द ग्रीवेंसेस आर रेज्ड विद इन सेट टाइम लिमिट, कि भाई साहब जो टाइम लिमिट है इश्यू हो गई और आपने पता चला 5 साल तक कोई कंप्लेन रेज नहीं किया तो फिर दिक्कतें हो जाती है। इसलिए आपको ग्रीवेंसेस अगर आती हैं तो you should raise within set time limit and their accounts are operated only for their own benefit। and from January 2022 सारे के सारे सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज जो हैं उनको ये मैंडेटरी होगा, इनको ज़रूरत होगी को डिस्क्लोज करे एवरेज टाइम जो लगता है टू सॉल्व ईच ग्रीवेंसेस ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए। तो फ्रॉम जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो भी सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, उनको ज़रूरत होगी, उनको रिक्वायर्ड होगा कि वो डिस्क्लोज करें जो भी एवरेज टाइम लगते हैं अगर कोई ग्रीवेंस आता है उनको सॉल्व करने में ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 5 डिस्कस किया डिटेल से। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 6। इंडिया रिसीव्ड $87 बिलियन इन रेमिटेंसेस इन 2021। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसके लिए?
हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि फॉरेन एक्सचेंज जब भारत में आता है, चाहे वो रेमिटेंसेस की मदद से आए, तो भारत की जो रुपीज है वो मजबूत होती है और भारत सीना तान कर जो फॉरेन मार्केट में है वो खरा उतर सकता है। तो देख सकते हो, सबसे पहली बात तो हम रिमिटेंसेस की बात कर लेते हैं। रिमिटेंसेस मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि कोई इंडियन वर्कर है या फिर इंडियन ऑफिसर है, जो भी है, जो दूसरे देश में गए हैं कमाने के लिए, अब कमाए उन्होंने जितना रुपया भी हो, अब उनको कुछ रुपया फैमिली के लिए भेजना पड़ता होगा, घर में कुछ काम के लिए, जो भी ये पैसे आ रहे हैं फॉर एक्सपेंडिचर पर्पज, तो उनको हम रिमिटेंसेस कहते हैं, रिमिटेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35 रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिलीज किया गया है, इसमें आप देख सकते हो जो रेमिटेंसेस का आगमन है उसमें 7.3% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 में। ये फैक्ट याद रखना है आपको मेंस के लिए कि जो रेमिटेंसेस फ्लोज में ग्रोथ देखने को मिला है कितने परसेंट से, 7.3% से। एंड जो रेमिटेंसेस है यानी कि जो पैसे भेजे जाते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, वो आपका 7.3% से ग्रो किया है और अब बढ़कर $589 बिलियन हो चुका है 2021 में। क्या की हाईलाइट है, तो आप देख सकते हो इंडिया ने $87 बिलियन रिसीव किया रेमिटेंसेस के रूप में। एंड अब यहां आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसको आप कहते हो, वो बिगेस्ट सोर्स रहा है भारत में ज्यादा रेमिटेंसेस भेजने के लिए। लगभग 20% जो रेमिटेंसेस आए हैं उसमें से, मतलब 100% में से 20% जो रेमिटेंसेस है वो अकेले यूएस की तरफ से आया है। यूएस में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उनके तरफ से आया है। और उसके बाद आप देख सकते हो चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट एंड इंडिया में आप देख लो रेमिटेंसेस जो हैं वो ग्रो होंगी 3% के रेट पर 2022 में, और ये बढ़कर $89.6 बिलियन होगा, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है जो माइग्रेंट स्टॉक है उसमें कमी देखने को मिल रही है, बिकॉज अब बड़े संख्या में जो रिटर्नीज हैं फ्रॉम द अरब कंट्रीज वो अब आने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करता है द इश्यूज रिलेटेड टू माइग्रेशन रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड कैसे, तो जो वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंसेस है जो परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रिड्यूसिंग द रेमिटेंसेस कॉस्ट, तो ये बात है। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ रेमिटेंसेस की, तो इसमें क्या ये आपको याद रखनी है सिग्निफिकेंस, है ना। जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो स्टेबल फॉरेन रिजर्व्स, बिकॉज आपको पता है पैसे आ रहे हैं, है ना, हम पैसे भेज नहीं रहे। पैसे अगर भेजते थे तो मतलब हमारा खाता खाली होता, पैसे आ रहे थे हमारे खाते में बढ़ रहे। सिंपल सा आप बताओ, आपके अकाउंट है, आप में पैसे आ रहे हैं तो आपके फायदे हैं कि नुकसान है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट का इंटरनेशनल खाता है, अगर गवर्नमेंट के इंटरनेशनल खाते में पैसे आ रहे हैं तो बढ़िया बात है। तो यस, स्टेबल फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने में काफी मदद करेगा। रुपीज का जो कंधा है वो डॉलर के अगेंस्ट वो और ज्यादा मजबूत होगा, यानी कि अप्रिशिएशन होगा। एंड ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट द हेल्थ केयर, इंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे, क्योंकि ये सब जब पैसे आएंगे तो पैसे खर्च किए जाएंगे ना। कहाँ खर्च किए जाएंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में लगता है खर्च किए जा सकते हैं। इंटरप्रेन्योर से कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उनके लिए हो सकता है पैसे आए होंगे तो वो इंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। एजुकेशन के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रेमिटेंसेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। होप आपको बेसिक से ब्रॉडर टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।